एवरीवन। सो आज का टॉपिक है गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा। कैंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, भले वो कोई भी सिस्टम हो, लिवर हो, लंग हो, कोई भी सिस्टम हो, कैंसर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गैस्ट्रिक कैंसर एक 5 स्टार क्वेश्चन है जो यूजुअली एग्ज़ाम्स में 5 नंबर में आता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो हम पहले पढ़ेंगे गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जापान में सबसे ज़्यादा होता है ये एक पॉइंट है, मतलब इंडिया में भी होता है बट जापान में मोस्ट कॉमन है ये, एंड स्पेशली इन मेल। ठीक है, सो इंडिया में भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मोस्ट कॉमन इट इज़ इन जापान। ओके, नाउ रिस्क फैक्टर्स। तो पहले हम देखेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसका पैथोजेनेसिस क्या होता है, कि किस तरीके से जो डिसीज़ है वो बढ़ती है, मतलब किस तरीके से होती है, पैथोजेनेसिस बताएंगे इसका। फिर हम बताएंगे इसका क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन व्हाट, किस तरीके से उस कैंसर को क्लासीफाई किया गया है। देन इसका मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो में 2 चीज़ें आएंगी, ग्रॉस अपीयरेंस कि बाहर से वो दिखने में कैसा लगता है कैंसर, एंड माइक्रोस्कोपी, मतलब बायोप्सी टिश्यू ले लिया फिर माइक्रोस्कोप के अंदर रख दिया तो अब वो किस तरीके से दिख रहा है वो चीज़ बताएंगे। ठीक है, देन कम्स इज स्प्रेड ऑफ कैंसर, कि किस तरीके से वो कैंसर स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, लोकल है, ब्लड के थ्रू, लिम्फ नोड के थ्रू, कैसे वो स्प्रेड कर रहा है। देन इज सिम्टम्स, उसमें सिम्टम्स क्या दिखेंगे। प्रोग्नोसिस, मतलब कि पेशेंट ठीक होगा या फिर और बेकार होने लगेगा, क्या प्रोग्नोसिस है उस कंडीशन की। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इन एडिनो कार्सिनोमा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसे ध्यान से समझिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं रिस्क फैक्टर्स में। हमें लगता है कि अल्कोहल एक बहुत ही मेन रीज़न है कि अल्कोहल बहुत ही मेन रीज़न है गैस्ट्रिक कैंसर का, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा। सो ये पहला जो मैथ है वो क्लियर हो गया। सेकेंड जो अब आता है, मेन जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फर्स्ट इज़ एच पायलरी इन्फेक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एच पायलरी इट्स अ व्हाट इज़ इट, इट्स अ ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। ठीक है, तो ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है और इसकी वजह से गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा हो सकता है। पर हमने पहले की वीडियोस में पढ़ा हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, कि जो एच पायलरी है काफ़ी ज़्यादा लोकलाइज्ड होता है। इसकी मेन मोस्ट कॉमन जो साइट है होती है, इट इज़ प्रेजेंट इन द एंट्रम ऑफ द स्टमक। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये मिलता है और काफ़ी ज़्यादा लोकलाइज्ड होता है, ऐसा नहीं कि फैल रहा है फंडस में या बॉडी में, इस तरह का नहीं होता। तो ये कैंसर कैसे कॉज कराएगा, क्योंकि जब ये क्रॉनिक स्टेज में होता है, बहुत लंबे टाइम से आपको अगर एच पायलरी का इन्फेक्शन है तो धीरे धीरे देयर विल बी म्यूकोजल एट्रोफी, जिस वजह से आपका हो जाएगा इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया जो है, ये आप टर्म पढ़ते हैं सेल इंजरी के चैप्टर में जो जनरल पैथ में आता है। इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया से ही बढ़ के आ जाता है डिस्प्लेजिया। डिस मतलब आपको पता है एबनॉर्मल। ठीक है, तो एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है सेल की, जो कि लीड करता है इनटू कैंसर। तो इट इज़ क्रॉनिक स्टेज ऑफ एच पायलरी इन्फेक्शन जो कि गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो फर्स्ट रिस्क फैक्टर वॉज H. pylori infection. Second risk factor is dietary nutritional. डाइट में ऐसा क्या चीज़ है रिस्पॉन्सिबल जो है गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा कराती हैं, तो वो सारी चीज़ें जिसमें नाइट्राइट्स होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा। जैसे कि सॉल्टी फूड हो गया, स्मोक्ड फूड हो गया, ठीक है, एनीथिंग जिसमें विटामिन ए सी की कमी हो, ये इन तरह की चीज़ें दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है, थर्ड इज़ लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये एक बहुत ही जनरल पॉइंट है, ऐसा होता है। ओके, नाउ जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है, दे ऐसा माना जाता है कि उनमें गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होता है। फिफ्थ इज़ फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी हो कोई भी गैस्ट्रिक
कैंसर में अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही हो कि तो फिर आपको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिन्हें बैरेट्स ईसोफेगस है, बैरेट्स ईसोफेगस की कंडीशन है, उसमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाता है। जिनका पार्शियल गैस्ट्रिक्टॉमी हुआ हो, गैस्ट्रिक्टॉमी यानी कि पेट, टॉमी मतलब कि रिसेक्शन, मतलब पूरा जो पेट है हटा दिया, ठीक है, तो इट इज़ पार्शियल गैस्ट्रिक्टॉमी हो तो उन्हें कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो ये सारे रीजंस हैं, ये सारे जो हैं रिस्क फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। ओके, नाउ अब हम आते हैं पैथोजेनेसिस पे। ये पैथोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है पैथोजेनेसिस। आपको हर एक कंडीशन, हर एक डिसीज़, हर एक चीज़ का पैथोजेनेसिस पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो पैथोजेनेसिस, ठीक, तो पैथोजेनेसिस में या तो हमारा फैमिलियल होगा, फैमिलियल यानी क्या होता है कि जन्म से हो रहा है, या तो स्पोरैडिक यानी कि क्या, स्पोरैडिक यानी कि जो जन्म के बाद हो रहा है। तो फैमिलियल में फैमिली हिस्ट्री अगर हो CDH1 जीन म्यूटेशन की, ठीक है, म्यूटेशन का साइन इस तरह से बनाऊंगी मैं। तो CDH1 जीन का म्यूटेशन हो, CDH1 जीन है, ये क्या है, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है। तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन, इसके जो डिटेल्स हैं वो नियोप्लेजिया के चैप्टर में आती हैं, तो आपको वहाँ से रेफ़र करना होगा। इन शॉर्ट में बता दूँ कि नाम से पता चल रहा है कि क्या है, ट्यूमर को सप्रेस करने वाला जीन। ट्यूमर जो अगर बढ़ रहा है, सेल अगर बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रही है, तो उसको सप्रेस मतलब कम करने के लिए ये वाले जीन्स काम आते हैं। तो वन सच इज CDH1 जीन। तो इसमें म्यूटेशन हो जाता है, तो ट्यूमर जो है सप्रेस हो नहीं पा रहा है, प्रोलिफरेट करे जा रहा है। तो ये हो गया फैमिलियल। तो CDH1 जो है ये एनकोड करता है ई कैडरिन जीन को, ठीक है। तो ये जब इसका म्यूटेशन हो गया तो इसका क्वांटिटी कम हो गई, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल टू सेल एडिशन का। ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो इसको चिपका के एडिशन करके रखता है। इट इज़ डन बाय ई कैडरिन। तो जैसे ही CDH1 जीन का म्यूटेशन होता है तो ई कैडरिन का अमाउंट कम हो जाता है, ठीक है। स्पोरैडिक में भी वही होता है कि भाई CDH1 जीन है, उसका म्यूटेशन हो रहा है, तो स्पोरैडिक में क्या होगा, देयर इज़ लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ CDH1 जीन, ठीक है। या फिर देयर इज़ हाइपर मिथाइलेशन एंड साइलेंसिंग ऑफ CDH1 प्रोमोटर। मतलब एक ही है, जो ये जो है जीन, उसका हाइपर मिथाइलेशन और साइलेंसिंग हो गई, तो अभी काम कर नहीं पा रहा है, कैडरिन बन नहीं पा रहा है, जिस वजह से हो रहा है अपना कैंसर। सेकेंड इज़ एक और जीन है जिसका म्यूटेशन होने से गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। इट इज़ BRCA2 म्यूटेशन, ये म्यूटेशन का साइन है, ठीक है। सो फर्स्ट इज CDH1 जीन या फिर BRCA2 जीन, जिसकी वजह से आपका म्यूटेशन गैस्ट्रिक कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक तो हो गया गैस्ट्रिक, अब दूसरा जो है दैट इज़ इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक कैंसर। एक हो गया पेट का, एक हो गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, बॉवल्स का। तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक कैंसर? तो क्या रीज़न होगा इसका? पहला है जो WNT पाथवे होता है, उसका सिग्नलिंग बढ़ा दिया, कुछ ऐसा म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से WNT पाथवे का सिग्नल्स बढ़ गए, ठीक है, सिग्नल्स बढ़ गए। कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। सेकेंड रीज़न क्या होगा? सारे कैंसर का एक ही रीज़न होता है, P53 या TP53, दोनों एक ही नाम है, इनका म्यूटेशन हो जाना, या फिर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ BAX CDKN2A, इन दोनों का म्यूटेशन हो जाना। तो ये चीज़ क्या है भाई? ये होता है सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। सेल साइकिल हमने बचपन में भी पढ़ा है, G1
G1 फेज़ होता है, फिर S फेज़ होता है, G2, फिर M, तो ये इस तरीके से जा रहा होता है। ठीक है, तो ये जो सेल साइकिल हो गई, तो ये जो है CD के जो जीन्स होते हैं दे हेल्प इन कि साइकिल जो है, जो सेल है G1 से S फेज़ में जाए, S से G2 के फेज़ में जाए, तो ये होता है ड्यू टू दिस CD के जीन्स। तो ये हम न्यूक्लियस के चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 3 रीजंस हो गए फॉर इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक कैंसर्स। ओके, तो अब हम देखते हैं साइट कि भाई मोस्ट कॉमन साइट कहाँ होती है कैंसर की। तो मोस्ट कॉमन साइट होती है पाइलोरस या फिर एंट्रम। अब काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि भाई पाइलोरस क्या होता है, एंट्रम कहाँ होता है, कार्डिया कहाँ होता है, बॉडी फंडस कहाँ होता है स्टमक में। तो मैं उन लोगों के लिए बता दूँ कि सपोज ये ईसोफेगस है, यहाँ से ये आया यूँ और ये हमारा ड्यूडेनम। ठीक है, ये आया और यहाँ से ये मैंने लाइन बना दी है, पर यहाँ से आप समझिए कि ड्यूडेनम आ रहा है। ठीक है, तो इस एरिया में ये जो रीजन है दैट इज़ कार्डिया। ये जो उभरा एक लाइन बना देते हैं, तो ये जो पार्ट है दैट इज़ नोन एज फंडस। ये जो पूरा एरिया है दैट इज़ बॉडी सबसे बड़ा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो पोर्शन है दैट इज़ एंट्रम, और ये जो रीजन है दैट इज़ पाइलोरस, और ये हमारा ड्यूडेनम। ठीक है, तो ये हो रहा है। तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है भाई, तो पाइलोरस एंट्रम, मतलब कि क्या, दिस एज रीजन, ये रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं कैंसर्स। गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का चांसेस यहीं पे सबसे ज़्यादा होते हैं। ओके, एंड लेसर कर्वेचर, ये एरिया सबसे ज़्यादा होता है प्रोन टू गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। ओके, सो नाउ हमने जिस तरीके से देखा कि हमने साइट देख ली, दिस इज़ द साइट, फिर हमने पैथोजेनेसिस देखा और फिर इसके रिस्क फैक्टर्स देखे। रिस्क फैक्टर्स तो 3 चीज़ें हो गई, रिस्क फैक्टर्स डन, पैथोजेनेसिस डन। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन में, जो कि दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। ओके, सो क्लासिफिकेशन, तो जो क्लासिफिकेशन है WHO ने किस बेसिस पे से क्लासिफिकेशन दिया है, तो हिस्टोलॉजिकल बेसिस। हिस्टोलॉजिकल का मतलब क्या है, एक बायोप्सी टिश्यू ले लिया, अब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख दिया, और फिर अब हम देख रहे हैं कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस हैं हर कैंसर में, तो उस हिसाब से हमने उसको क्लासीफाई कर दिया। ओके, सो उनके हिसाब से 2 तरीके से होते हैं, एपिथेलियल ट्यूमर्स एंड मीसेनकाइमल ट्यूमर्स। ठीक है, एपिथेलियल में पेपिलरी, क्या ये सब नाम हैं जो आपको याद रखने हैं ज़्यादातर। तो पेपिलरी एडिनोकार्सिनोमा, ये एडिनोकार्सिनोमा, ट्यूब्यूलर एडिनोकार्सिनोमा, म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा, ट्यूबुलर है। ठीक है, मीसेनकाइमल में बहुत सारे हैं, जैसे लियोमायोमा, जिस्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसल ट्यूमर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, ये 2 एग्जाम्पल हो गए। श्वानोमा, ठीक है, देन द 4th वन इज लियोमायोसार्कोमा, मायोसार्कोमा। इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, जस्ट एक नाम है, क्योंकि क्लासिफिकेशन है तो हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस, सेकेंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ इन्वेजन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन्वेजन का मतलब क्या, कितना वो डीप जा रहा है। तो जो अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर्स हैं 2 तरह के होते हैं भाई, ये अर्ली और लेट। ठीक है, तो जो अर्ली है वो म्यूकोसा में एंड सब म्यूकोसा में प्रेजेंट रहता है, प्लस और माइनस लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लिम्फ नोड में मेटास्टेसिस इनका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जो लेट है वो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और डीप मस्कुलरिस में भी इन्वेट कर चुके हैं। ठीक है, तो आप खुद ही सोच के बताइए प्रोग्नोसिस किसकी बेटर होगी, अर्ली की या लेट की।
जाहिर सी बात है इसकी प्रोग्नोसिस ख़राब होगी, इसकी प्रोग्नोसिस कंपैरेटिवली बेटर होगी। ओके, सो ये हो गया हमारा सेकंड बेसिस, बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ इन्वेजन। थर्ड इज बेस्ड ऑन मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। मैक्रोस्कोपिक नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि मैक्रोस्कोपिक मतलब दूर से वो कैसा दिखेगा। तो या तो वो एकदम फ्लैट होगा, ठीक है, या तो वो ल्यूमेन को इन्वेड कर देगा, ल्यूमेन में इन्वेड हो जाएगा। ओके, या फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफ्यूज टाइप का, ठीक है। डिफ्यूज टाइप का ऐसा लगता है हमें कि ये दिखने में ऐसा लगता है इट रिजेंबल्स लाइक क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर। ऐसा देखने में ऐसा लगता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डीप हो गया, ल्यूमेन के एकदम अंदर तक आ गया है। ये सपोज ये ल्यूमेन है तो काफ़ी अंदर तक आ गया है, तो ऐसा लगता है कि क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये पेप्टिक अल्सर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सपोज ये हमारा अल्सर है और ये उसके पास की म्यूकोसल सेल्स हैं, ठीक है। तो ये जो म्यूकोसल सेल्स है काफ़ी ज़्यादा फर्म होगी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फर्म होगी, रेज्ड होगी, रेज मतलब उभरी हुई बाहर की तरफ, और नॉड्यूलर होंगी। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो म्यूकोसल सेल्स में देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये जो हमारा अल्सर है, अब अल्सर की बात करें तो ये जो अल्सर का बेस होता है, बेस एंड मार्जिन, 2 चीज़ें हमें बतानी चाहिए। जो हमारा बेस है वो नेक्रोटिक होगा, और यही हमने पेप्टिक अल्सर में पढ़ा था, जो मेरी पहले की स्लाइड में मैंने पहले ही एक्सप्लेन करके रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्रोटिक ये पेप्टिक अल्सर में स्मूथ होता है। मार्जिन जो है, इस अल्सर की मार्जिन जो है इरेगुलर होगी, और जो हमने पेप्टिक अल्सर में पढ़ा था इट वॉज पंच्ड आउट, दे वर पंच्ड आउट मार्जिन्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि भाई क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर का इशू नहीं है, ये गैस्ट्रिक अल्सर है। ओके, सो इस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हो जाता है एक चीज़ आती है डिफ्यूज़ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। डिफ्यूज़ मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से फैल चुका है। हमने कहा था कि एंट्रम में, और ये सपोज ये एंट्रम है और ये एंट्रम और ये पाइलोरस, तो यहाँ से फैल के अब वो और भी जगह जा चुका है, यहाँ पे पूरे स्टमक में अगर इसने इन्वेड कर रखा है, ठीक है। तो ये जो है पूरा कैंसर स्टमक में फैल चुका है। तो जो इसकी रगें हैं, ठीक है, रगें पूरी गायब हो जाएंगी, पूरी फ्लैट हो जाएंगी। रगे का मतलब क्या होता है? इसमें कुछ म्यूकोसल फोल्डिंग्स होती हैं, कुछ इस तरह से रहेगी पेट के अंदर, तो अब ये एकदम फ्लैट हो गई है, ठीक है। जो स्टमक है वो डिस्टेंट नहीं कर पा रहा, फैल नहीं पा रहा, तो इट इज़ लाइक एकदम उसका ल्यूमेन जो है नैरो हो चुका है, नैरो ल्यूमेन, इनडिस्टेंटेबल हो चुका है, डिस्टेंटेबल ये स्पेलिंग होगी, इंडिस्टेंटेबल हो गया, फैल नहीं पा रहा है, ल्यूमेन इसको छोटा हो गया, तो इट विल गिव अस द अपीयरेंस ऑफ लेदर बॉटल अपीयरेंस। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। अब इससे काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। सो लेदर बॉटल अपीयरेंस इसे बोलते हैं लिनेटस प्लास्टिका। ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, 3 या 5 नंबर में आता ही रहता है। सो अब हमें पढ़ना है स्प्रेड ऑफ कैंसर्स। अब हम देखेंगे स्प्रेड के बारे में, स्प्रेड ऑफ कैंसर्स। तो 3 तरीके से स्प्रेड हो सकता है। फर्स्ट इज़ लोकल यानी कि स्टमक के आसपास क्या चीज़ें हैं, जैसे पैनक्रियाज हो गया, लिवर हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, सब म्यूकोजल या फिर सब सीरोजल, तो सब म्यूकोसल सब सीरोजल, तो यहाँ पे स्प्रेड हो सकता है। सेकेंड जो रूट है मोस्ट कॉमन लिम्फ नोड वाला, ये इंपॉर्टेंट है। तो लिम्फ नोड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट है सब म्यूकोसल या फिर सब सीरोजल, जैसे कि हमने ये बेसिक है कि सब म्यूकोसल सब सीरोजल लिम्फ नोड्स में ये स्प्रेड करेगा। सेकेंड इज़ ओवरीज, दोनों ओवरीज में स्प्रेड करेगा, विच इज़ नोन एज क्रूकेनबर्ग ट्यूमर। इसका एक टर्म है, ये याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड इज़ ट्रॉइजियर्स साइन। ये क्या होता है कि
क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ पे ये मेटास्टेसाइज कर लेता है, तो उसको एक टर्म दिया गया है सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। इस लिम्फ नोड का नाम होता है विर्चाउस नोड, सो दैट इज़ द टर्म फॉर इट। एक होता है सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल, ये होता है पेरी अम्बलाइकल लिम्फ नोड, यहाँ पे जो होता है मेटास्टेसाइज कर देता है, तो इसका टर्म है सिस्टर मैरी जोसेफ लिम्फ नोड्स। तो ये और क्रोकेनवर्स ट्यूमर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और थर्ड जो इजी है, ब्लड के थ्रू पोर्टल वेन या फिर इसके थ्रू लिवर में एंटर कर सकता है, तो ये ब्लड से स्प्रेड कर सकता है। तो 3 हमारे स्प्रेड हो गए। लास्ट जो टॉपिक बचता है इसमें वो होते हैं सिम्टम्स। तो सिम्टम्स बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे कि अर्ली सटाइटी होने लगेगा, एब्डोमिनल पेन, नॉजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, डिस्टेंशन, एंड सबसे ज़्यादा कॉमन जो सिम्टम देखा गया है वो है एब्डोमिनल पेन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, एंड वेट लॉस। पर अगर ऑप्शन में आए तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो एब्डोमिनल पेन है, वेट लॉस भी है बट मोस्ट कॉमन इज़ एब्डोमिनल पेन। तो इसी के साथ हमने टॉपिक ख़त्म कर लिया है। पहले हमने जो देखा था रिस्क फैक्टर्स देखे थे, पैथोजेनेसिस हमने देखा, देन हमने उस पर बात करी जो साइट की कि कौन से साइट में, तो पैलोरस सेंट्रम है, ये साइट में फैलता है सबसे ज़्यादा, एंड देन जो स्प्रेड है लोकल लिम्फ नोड के थ्रू एंड ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है, एंड द सिम्टम्स। तो इसी के साथ जो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का टॉपिक ख़त्म हो गया।